ऑप्टिमम पॉसिबल वे ऑफ कम्युनिकेशंस को ही हम इस टाइम पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का ऑप्टिमम मीडियम है हमारा आपस में कांटेक्ट करने का या फिर अपने आपस में कम्युनिकेट करने का। तो उस कम्युनिकेशन मीन्स से ही हम अभी क्लास कंटिन्यू करेंगे। एज पर योर लास्ट टीचर रिपोर्ट, आपकी लास्ट टीचर ने जो बताया है या आपके क्लास के दूसरे बच्चों ने जो बताया है, उसके हिसाब से आपके 5 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा Yes, sir. Yes, ऐसा sir. बोला गया है Yes, sir. कि 5 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। यस सर। अब उसमें से हमको Yes, कितना sir. याद है वो बाद में देखेंगे, और हमको कितना उसमें से समझ में आया, कौन सी चीज छूट गई हमारी नजर से, या हम किसको अडॉप्ट कर पाए, और कितना हम उसमें से ग्रेस्प कर पाए, उसकी लर्निंग एप्लीकेशंस कितना समझ पाए। ये सब चीजें तो हम जब धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ टर्म्स, हमारी जो टर्म्स आती हैं, आप 6th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में याद होगा आपको कि मैं जब आपको पढ़ाता था तो उस वर्ड का मीनिंग, उसका एक्सप्लेनेशन एंड उसका एप्लीकेशन, मीन्स कंसेप्ट समझने के लिए आपको वो टर्म याद होनी चाहिए जिसको कि हम टेक्निकल टर्म भी बोल सकते हैं, और उस टेक्निकल टर्म का मीनिंग भी पता होना चाहिए। मीनिंग मीन्स वो कहाँ पे यूज की जा रही है, उसका कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, और उस एक्सप्लेनेशन का एप्लीकेशन कहाँ है। हम उस साइंटिफिक मेथड को या फिर उस साइंटिफिक कंसेप्ट को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपके इंडिकेटर्स थे, याद है किसी को इंडिकेटर्स? Yes, sir. मंतशा, मंतशा, डू यू नो इंडिकेटर्स? Yes, sir. Yes, sir. यस। तो बताओ कि कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स आपने लास्ट ईयर पढ़े थे? Sir, turmeric. Turmeric, क्या? लिटमस पेपर। litmus paper, turmeric. आपने लास्ट ईयर 5th लेसन में, लास्ट ईयर 5th लेसन में Chemical change, physical change. Apples, red, cabbage, cherry, लास्ट ईयर onion. 5th लेसन में आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़े होंगे, याद है? यस सर। Turmeric, onion, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। onion, turmeric. उसकी प्रॉपर्टीज। मनतशा, सॉरी बेटा, मैं अभी आपको बताया कि मेरी वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि अभी बहुत आपकी तेज आवाज बारिश हो ब्रेक रही हो है, रही है। और उस बारिश में मेरे बाजू में जो टीन शेड है, वो शेड के ऊपर बहुत जोर से पानी गिर रहा है 1st फ्लोर से। तो उसकी आवाज की वजह से हो सकता है कि आप मेरा जो कम्युनिकेटिंग वॉइस है वो आपको डिस्टर्ब्ड आ रही हो, तो थोड़ा एडजस्ट करो, कोशिश करो सुनने की, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा ट्राई करो समझने की। यस। तो आपने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जो पढ़े थे उसमें नेचुरल इंडिकेटर्स आए थे, जिसमें एक इंडिकेटर था लिटमस पेपर, याद है?
Yes, sir. Red litmus Yes, paper, sir. blue litmus paper. Yes, sir. यस Red and blue litmus paper. यस लिटमस पेपर जिससे हम sir. लिटमस टेस्ट करते थे, वो लिटमस पेपर कैसे हाँ, बनता sir. है? लिटमस पेपर किससे बनता है? चांदनी बेटा, मेरी वॉइस आपको थोड़ी ब्रेक आ रही होगी, तो अभी बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, इसलिए Sir, नेटवर्क लीचीज डिस्टरबेंस हो सकता है। लीचीज सर, लीचीज से बनता है लिटमस पेपर। आयुष, यस ब्लू सर। एंड रेड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लीचीज किससे से बनता है? सन्निधि, यस सर। अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेज दो, जैसे अभी तनुश्री ने रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर लिख के भेजा, मैं देख लेता हूं। सर मेरा आवाज की नेटवर्क अगर इशू है। प्रॉब्लम है तो मैं आपको चैट बॉक्स में बताता हूं। Lichens, very good. Ayush have replied that litmus paper is made from lichens. इसमें एन और लगा दो बेटा, लाइकेन में। यस इशिका, वेरी गुड इशिका। लाइकेन्स, लाइकेन्स एक टाइप का सिम्बायोटिक प्लांट है। व्हाट इज सिम्बायोसिस? व्हाट इज सिम्बायोसिस? Interdependence. Symbiosis means interdependence. Very good. Who has given this reply? Astik. Interdependence. It means symbiosis. Or lichens. Lichens are the best example of symbiosis. कैसे? लाइकेंस में दो प्लांट एक साथ रहते हैं, एक फंजाई और एक एल्गी। आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा Yes, sir. फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल क्या चीज है? क्लोरोफिल। और वो क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स में मिलता है, और ये ग्रीन प्लांट्स ही एल्गी हैं। आपने देखा होगा कि अभी के बारिश के टाइम में तो बहुत सारे एल्गी Yes, आपको sir. दिखाई देंगे। हाँ यस, साइड भी है। एल्गी। तो एल्गी जो है वो बहुत इजीली आपको फाइंड आउट कर सकते हो आप। एल्गी एक ग्रीन कलर का प्लांट होता है जो कि ग्रुप में या क्लस्टर में मिलता है। वो सिंगल प्लांट आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा होता है और उसमें डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं होता। प्लांट डिफरेंशिएशन मतलब उसमें डिफरेंट पार्ट्स आपको नहीं दिखेंगे, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, ये सब चीजें आपको अलग से नहीं दिखेंगी। सिर्फ आपको ग्रीन लीफ टाइप का ही ग्रीन पैच जैसा दिखेगा। वो जो ग्रीन पैच है वो बहुत सारे एल्गी प्लांट से मिलके बना हुआ है क्योंकि वो क्लस्टर में या फिर ग्रुप में रहते हैं। तो वो जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से मींस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटॉन्स लेकर के, किससे फोटॉन्स लेगा वो? सनलाइट से। सनलाइट से फोटॉन्स की एनर्जी लेकर के वो जो ग्लूकोज बना रहा है या स्टार्च बना रहा है, वो ग्लूकोज एज ए फूड या एज ए न्यूट्रिशन वो किसको प्रोवाइड कराएगा? फंजाई को। और फंजाई उसके
अगेंस्ट, जो उससे न्यूट्रिशन ले रहा है उसके अगेंस्ट वो उसको शेल्टर देगा, क्योंकि एल्गी इतने छोटे प्लांट होते हैं कि उनको कोई भी डैमेज कर सकता है, उसको तोड़फोड़ कर सकता है। तो और या फिर सनलाइट ज्यादा आ जाएगी तो भी वो मर जाएंगे, सूख जाएंगे। तो उनको मॉइस्चर और प्रोटेक्शन और शेल्टर वो प्रोवाइड कराता है फंजाई एल्गी को। और एल्गी ग्रीन प्लांट होने के हिसाब से क्लोरोफिल से अपना फूड बना करके और फंजाई को प्रोवाइड कराता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा देते हैं, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए उस फिनोमेनन को हम बोलेंगे सिम्बायोसिस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं सिम्बायोसिस। ये जो सिम्बायोटिक प्लांट है जिसको हम लाइकेन बोलते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी से बनता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो गंदे पानी में आपने देखा होगा, कई बार आप अगर मान लो किसी ऐसे पॉन्ड के पास जाओ जहां पर कि बहुत ज्यादा गंदगी है और वहां पे बहुत ज्यादा वहां का जो पानी है वो बहुत दिनों से ऐसे ही स्टैग्नेंट है, उसकी वजह से उसमें स्मेल आने लग गई है, वो एक तरह से डिकम्पोज होने लगा है, उसमें जो चीजें हैं वो थिंग्स उसमें डिकेइंग होने लगी हैं, डिकेइंग प्लांट्स हैं उसमें, उसकी वजह से वो सड़ने लग गया है। तो उसके ऊपर आपको पिंक कलर का एक कवर जैसा दिखता है, पिंक एंड ब्लू, उसको हम ग्रीन ग्रीन ब्लू एल्गी बोलते हैं। ये ग्रीन ब्लू एल्गी क्या बनाती है? लाइकेन बनाती है, और उस लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है, और उस लिटमस पेपर को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजीली हमको ये बता देता है, कलर चेंज करके इंडिकेट कर देता है कि हम किस टाइप की प्रॉपर्टी का सबस्टेंस यूज कर रहे हैं। जैसे अगर हम एसिडिक कर रहे हैं तो वो पिंक से ब्लू हो जाता है, और अगर हम बेसिक कर रहे हैं तो वो ब्लू से वापस पिंक हो जाता है। ओके, तो जो एसिड्स एंड बेसिस हमने पढ़े थे, उसी कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं आगे, जस्ट ए मिनट, आस्तिक बोल रहा है सर योर वीडियो ऑफ। अच्छा अच्छा, सर वीडियो की वजह ओके से भी ओके। वॉइस ब्रोकर। तो अगर वीडियो ऑफ करते हैं, अब आवाज आएगी अभिनव? सर आवाज आएगी, Yes, sir. ब्रेक नहीं अब होगी। आवाज आएगी अगर मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया तो। ठीक है, वो Yes, बैंडविड्थ sir. का, हाँ बैंडविड्थ का थोड़ा बहुत चांस लगता है। ओके, चांदनी अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस, ओके, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं किसके ऊपर? क्लासिफिकेशन के लिए। आपने सिक्स स्टैंडर्ड में एक लेसन पढ़ा होगा, सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते थे सेग्रीगेशन इन ग्रुप्स, कैसे क्लासिफाइंग इन ग्रुप्स। वो ही सेग्रीगेशन हमको किस पे करना है? उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हमको करना है। किसमें? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जो आपका फिफ्थ लेसन है। जितने भी मेटल्स हैं वो एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं? अभी हम आते हैं फिफ्थ लेसन पे आपके। Basic. बेसिक। सारे मेटल्स बेसिक होते हैं।
तनुश्री बता रही है कि सारे मेटल्स बेसिक होते हैं। सोनाक्षी, सोनाक्षी पाटिल, ऑल मेटल्स आर बेसिक और एसिडिक। कौन बताएगा? सर आर्यन। सर बेसिक। बेसिक क्यों? सर बेसिक। कैसे टेस्ट करेंगे? फोर्थ लेसन है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें देखो, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। जब भी हम मटेरियल्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करते हैं या फिर सेपरेट करते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। दो टाइप की प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। यस। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा होगा कि मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर सोनोरस, metals are hard, and metals are good conductors of heat and electricity, and metals yes, sunnity, sonorous, malleability, ductile. Ductile means ductility. Or metals are good conductor of heat and electricity. They are hard and they can make lustrous. They are lustrous also. Chandni, hard and lustrous. Lustrous means किसी भी मेटल को जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद में, हाँ, लस्टर्स। तो लस्टर्स किसको बोलते हैं? किसी भी मेटल को अगर हम तोड़ दें, उसको बीच में से, Light हाँ, translucent. हाँ, तो उसमें लस्टर्स दिखते हैं, मीन्स वो चमकता हुआ दिखता है हमको। कोई भी मेटल जो है वो शाइनिंग होता है, शाइन करता है वो। जैसे आप गोल्ड एंड सिल्वर देखते हो, गोल्ड एंड सिल्वर भी कैसे होते हैं? शाइनिंग होते हैं, चमकते हैं वो। तो जितने भी मेटल्स हैं यस सर, उनकी डायमंड भी। फिजिकल Copper प्रॉपर्टीज। vessels. रिया, यस, रिया बोल रही है यस सर। दे आर लस्ट्रस मीन्स दे कैन शाइन, वो चमक सकते हैं। ओके, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएं तो हम देखेंगे मृणाल, मृणाल सालुंके, Melting and boiling point is high. what are the chemical properties of metals? सर रस्टिंग। रस्टिंग। हाँ, Rusting. सर रस्टिंग। Rusting. देखो सर पेज नंबर रस्टिंग। 46 पे, आपकी बुक में पेज नंबर 4.3 Rusting 46 of पे रस्टिंग। देखो, iron. रिएक्शन सर विद रस्टिंग। ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड्स, रिएक्शन विद बेसिस। सर रस्टिंग। क्या बेटा? सर रस्ट
Rusting. रस्टिंग भी है, केमिकल React प्रॉपर्टीज। with acid. अनगा रस्टिंग, चांदनी बोल रही है रस्टिंग ऑक्सीजन से। ये रस्टिंग होती क्या है? सर जंग लगना, जंग। जंग लगना. Yes. या जंग लगना। जंग क्यों लगती है? अगर मेटल का ऑक्सीजन और वाटर के साथ कनेक्शन आता है तो फिर होती है सर. या Yes, अगर sir. कोई भी hydrogen. मेटल, स्पेशली आयरन, अगर आयरन मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बाकी के जो मेटल्स हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए सबसे पहले जंग लगना या फिर रस्टिंग होना किस में स्टार्ट होता है? आयरन में स्टार्ट होता है। तो आयरन जो है वो फेरस है, उसको हम केमिकल फॉर्म में फेरस बोलते हैं। अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मीन्स एयर में जो मॉइस्चर है वो एक वाटर का फॉर्म है, तो मीन्स वो वाटर से रिएक्ट करेगा, तो वाटर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीजन मीन्स वाटर, वाटर की ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी किससे? फेरस से, मीन्स आयरन से। आयरन से जैसे वो रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? ऑक्साइड्स बनाएगी। और ये जो रस्टिंग है वो अपने आप में ऑक्साइड्स हैं, जो कि एक तरीके से कंबशन का काम करते हैं, जलने का। हम कोई भी चीज जब आप फायर एंड फ्लेम वाला लेसन पढ़ोगे तो उसमें कंबशन पढ़ोगे, तो कंबशन के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा हमजा सोनन, सर ऑक्सीजन। व्हाट इज मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंस और मोस्ट एसेंशियल ऑब्जेक्ट? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को जलाने के लिए, मीन्स कंबशन के लिए। तो अगर मान लो ऑक्सीजन मिल जाएगी उसको, इसको, आयरन को, तो So उसमें it will ऑक्साइड्स catches बनना fire. स्टार्ट हो जाएंगे। क्या कह रहे हो? Easily catch fire. अनुश्री क्या कह रहे हो बेटा? Sir, if it connect with oxygen, it will take fire easily. हाँ, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जब भी कोई आदमी को बर्न हो रहा होता है, Yes sir, अगर वो यस सर, अगर उसके बॉडी पर फायर आ जाती है तो फिर वो मोटा सा ब्लैंकेट उसके ऊपर ढक देते हैं उससे, हाँ, ताकि ऑक्सीजन फायर के साथ न कनेक्ट हो. Oxygen ना या मिले. अगर कोई भी आदमी बर्न इंजरी से परेशान हुआ है या बर्न इंजरी हो रही है उसको, तो बर्निंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एकदम से उस पर्सन के ऊपर जो उससे सफर हो रहा है उसके ऊपर एक मोटा सा ब्लैंकेट डाल देते हैं। ब्लैंकेट जैसे ही डालेंगे तो फायर का जो रिएक्शन है ऑक्सीजन से रुक जाएगा, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मीन्स एयर नहीं मिलेगी उसको, एयर नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जलना बंद हो जाएगा। मीन्स फायर को एक्सटिंग्विश करने का एक सबसे अच्छा तरीका है किसी भी पर्सन के लिए कि हम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दें। तो कोई भी कंबशन होने के लिए या फायर की फ्लेम बनने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एसेंशियल है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में कोई भी चीज जल नहीं सकती। वो कि वही कंसेप्ट कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं? रस्टिंग में। रस्टिंग में भी एक टाइप का कंबशन ही होता है, किसका? फेरस का या आयरन का कंबशन हो रहा है।
किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। वाटर जो उसको डायरेक्ट एयर में वाटर वेपर से भी मिल सकती है, या फिर उसको वो जो वेपर है उसकी जगह पे मॉइस्चर से भी मिल सकती है। और अगर मान लो हम उसको ओपन एरिया में डाल दें किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को, तो उसके ऊपर पानी गिरेगा। बारिश के टाइम में जल्दी रस्टिंग होती है, क्योंकि बारिश के टाइम में एयर में एक तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, और दूसरा किसी न किसी तरह से वाटर उससे रिएक्ट कर ही जाता है। तो उससे बचने के लिए, उस कंबशन को रोकने के लिए या रस्टिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अमोनियम पेंट लगाते हैं। जितने भी टाइप के पेंट आते हैं, उस पेंट का एक कवर उन आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि आयरन का कनेक्शन या आयरन का रिएक्शन डायरेक्टली एयर के साथ में ना हो और उसको मॉइस्चर ना मिले। देखो आस्तिक ने लिखा है पेंटिंग। तो जितने भी टाइप की पेंट्स हैं, उन पेंट्स को हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो एयर का डायरेक्ट या मॉइस्चर का ऑयलिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं। ये आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ोगे या याद करोगे, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा रस्टिंग का और एंटी रस्टिंग पेंट्स का। ओके, तो आपके अगर 5 लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं, आप जैसा बोल रहे हो, लेकिन बहुत से लोग जो है वो तो बता नहीं रहे हैं कि 5 लेसन्स में से उन्होंने क्या लर्न किया, क्या। हाँ वो पाटिल सर इसने दिया ना, हर्षाली ने दिया ना, हाँ हाँ, ये वो पाटिल सर का अच्छा अच्छा, पेन के हाँ हाँ। सोडियम, सोडियम भी एक मेटल है। वो एयर से कांटेक्ट में आके या वाटर से कांटेक्ट में आके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत जल्दी जलने लग जाता है। वो इनफ्लेमेबल है, इसको बोलते हैं हम इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी जलने वाला। हाँ, जिंक, जिंक भी एक मेटल है। आपको मैं उसकी जो रिएक्टिविटी टेबल है उसमें बताऊंगा कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। वो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा किसी दूसरे मेटल को सॉल्ट में से रिप्लेस करेगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आएंगी, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मेटल को, एक मेटल दूसरे मेटल को कैसे रिप्लेस करता है। लेकिन वो तभी रिप्लेस कर पाएगा जब उसकी रिएक्टिविटी, है ना, रिएक्टिविटी टेबल में वो कहां पे स्टैंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे आयरन को जिंक कर सकता है, जिंक को कॉपर कर सकता है ना, और कॉपर को सोडियम कर सकता है। ये आपको आपके लेसन में एक जगह पे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। आयरन इज वेरी रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। कॉपर और आयरन, Iron is आयरन most reactive, so there will be rusting immediately. उसके ऊपर रिएक्शन वाटर का या फिर ऑक्सीजन का बहुत जल्दी हो जाएगा, और वो बहुत जल्दी ही पोटेशियम, पोटेशियम भी बहुत रिएक्टिव होता है।
वो तो एयर की प्रेजेंस में जलने लग जाता है। आप जो मैच स्टिक यूज करते हो, मैच स्टिक के ऊपर फॉस्फोरस लगा रहता है, पोटेशियम फॉस्फेट। ये जो रेड कलर का होता है मैच स्टिक के ऊपर, वो मैच स्टिक के ऊपर पोटेशियम फॉस्फेट लगा रहता है, या फिर ये समझ लो फॉस्फोरस, जो कि बहुत रिएक्टिव है। उसको जैसे ही हम रब करते हैं या फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं, वो जलने लग जाता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो तो वाटर के साथ में जलने लग जाता है। इसीलिए उसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। समझा? हमजा स्वानंद? हमजा स्वानंद? अभिनव? मंथन? फिजा? सोडियम को केरोसिन में क्यों रखते हैं? तो मैं आए। चांदनी पूछ रही है व्हाट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाई वी kept sodium in kerosene bowl और soaked in kerosene। केरोसिन में हमेशा डुबो के क्यों रखते हैं हम सोडियम को? सर क्योंकि उसका पानी के साथ रिएक्शन ना हो। हाँ, ताकि उसका एयर से किसी तरह का कांटेक्ट ना बने। और एयर से कांटेक्ट बनेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सेल्फ बर्न करने लग जाता है, मींस इन्फ्लेमेबल हो जाता है, जलने लग जाता है। आर्यन बोल रहा है सर में आई। आर्यन, why we kept sodium in kerosene? Sir, because the sodium is very Yes, reactive very with good, air Chandni. and water. Sodium is very reactive metal, so we have to kept it in kerosene in soaked position, so we can disconnect it with air। एयर से उसको या वाटर से, वाटर में भी नहीं रख सकते क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, तो वो उससे कनेक्ट होकर के या कांटेक्ट में आकर के सेल्फ फायर ले लेगा या फिर वो इन्फ्लेमेबल हो जाएगा। आप ये चीज इन्फ्लेमेबल जो है, सो दैट इट डू नॉट कैच फायर। आस्तिक ने लिखा है, वेरी गुड। तो ये जो 5 लेसन्स हैं आपके, इन 5 लेसन्स में हम एक एक कंसेप्ट को एक बार और रीडिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको, चांदनी ने लिखा है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, राइट, वेरी गुड। एसिड से रिएक्ट करके जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी उसमें दिया हुआ है कि अगर हम उसमें बर्न या फायर्ड मैच स्टिक लेके जाएंगे तो उसमें से पॉपअप की आवाज आती है, फॉट फॉट करके। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो जलने पे आवाज करती है, साउंड करती है, तो उससे हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस जनरेट हो रही है अगर हम किसी भी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं। ये भी बहुत सही है, उसने बताया, वेरी गुड चांदनी। तो ये सब चीजें या जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। उनका जो कंसेप्ट है वो आपको
उसका एप्लीकेशन आना चाहिए कि ये कहाँ पे काम आता है। तभी आप देख करके, जैसे मान लो सोनाक्षी और तनुश्री बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, या हर्षदीप और हमजा बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो हमजा का कैसा भी पिक्चर या जहां कहीं भी हो उसका कोई भी फोटो, या सोनाक्षी और तनुश्री आपस में एक दूसरे का कोई भी तरह का फोटो कहीं भी, उसमें भले ही फेस नहीं भी दिख रहा हो, तो भी आप एक दूसरे को अपने फोटो में देख करके पहचान जाते हैं। क्यों पहचान जाते हैं? क्योंकि आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज एंड सारे एट्रीब्यूट्स, सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका अंदाज, उसका वो कैसा दिखता है या कैसी दिखती है, उसका लुक, उसका स्टाइल, उसके पोस्चर्स, गेस्चर्स, एटीट्यूड, और सब चीज आप जानते हो। वो सब क्या चीजें हैं? उसकी प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को आप जानते हो, इसलिए जब कभी भी आप उसको जैसी भी कंडीशन में देखोगे, फोटो में देखो चाहे कैसे भी देखो, उसकी आवाज सुनो या उसकी आपको याद आए, तो आप उसको पहचान जाते हो, मीन्स उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो। वो क्यों? एक बात किसके साथ है? साइंटिफिक कंसेप्ट्स के साथ है। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम है तो आप देखते ही बता दोगे कि ये क्या चीज है, ये एसिड है कि बेस है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है ना, ये हार्ड है या सॉफ्ट है। जितनी भी टाइप के उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अगर आप जानते हो तो आप उसको देखते ही उस कंसेप्ट को या उस टर्म को एकदम से अपने ब्रेन पे क्लिक कर दोगे। इसको बोलते हैं हम लर्निंग। ये होनी चाहिए आपकी लर्निंग कि आप किसी भी कंसेप्ट को देख के या किसी भी क्वेश्चन को देख करके फटाक से उसका आंसर या उसका रिप्लाई दे सको। ओके, तो हम देखते हैं। अभी एक जन ने पूछा था कि टेस्ट लेंगे क्या, तो मैं बताता हूं आपको, हम कल डिस्कस करते हैं। पहले जैसे आज हमने इंडिकेटर्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्कस किया, ऐसे हम एक एक कंसेप्ट को पहले डिस्कस करते जाएंगे, और फिर अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछते जाना, और फिर हम टेस्ट लेंगे। उससे पता चलेगा कि हमने कितना लर्न किया। ओके ओके सर। ओके ओके सर। ओके, Okay, sir. बाय एवरीवन।